हेलो नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सीटेट सीडीपी का प्रैक्टिस सेट काफी महत्वपूर्ण होगा। आज बाल विकास का प्रैक्टिस सेट इतना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बताऊं आपको। आज की वीडियो में पूरे 50 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न को एक्सप्लेन के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। कंटेंट के साथ साथ आपके पेडागोजी के भी पोर्शन देखने को मिलेंगे और जितने प्रश्न होंगे सभी आपके प्रीवियस ईयर से प्रश्न होंगे। तो याद रखेंगे, पीवाईसी आपका बहुत महत्वपूर्ण आज की वीडियो को मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिएगा। ये दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न की हम बात करेंगे कि जो बाल विकास में विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है, यही आपको बताना है। तो बाल विकास में विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है, कि आपका विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ता है, कि अमूर्त से मूर्त की तरफ, कि आपका जटिल से सरल की तरफ। तीनों चारों ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं। इसमें तीन ऑप्शन उल्टा है। उल्टा का मतलब यह है कि होना चाहिए ए और होता है ए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बाल विकास में अगर विकास की बात करें दोस्तों, तो अगर आपसे पूछे कि बाल विकास में विकास किस तरह आगे बढ़ता है, तो बाल विकास में विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है और इसके बाद सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। अगर सामान्य से विशिष्ट की तरफ की मैं बात कहूं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है कि जो जनरल रिस्पांस देता है। जनरल रिस्पांस का मतलब होता है सामान्य प्रक्रियाएं करता है, सामान्य जो अनुक्रियाएं होती है वह बच्चा सर्वप्रथम करता है। जैसे अगर आप एक नवजात शिशु को ही ले लीजिए, तो जब नवजात शिशु होता है वो सबसे पहले अपने शरीर पर हाथ और पैर को, पूरा शरीर को हिलाता है और उसके बाद वह अपनी उंगलियों पर काबू पाता है। तो इसी का अर्थ यहीं से निकल कर आता है कि जो बाल विकास में बच्चा होता है वह सामान्य से विशिष्ट की तरफ क्रियाएं करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम सेकंड नंबर प्रश्न की बात करेंगे। सेकंड नंबर प्रश्न को अगर आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि विकास का जो समीपस्थ, याद रखेंगे, जो विकास का जो समीपस्थ, ये देखिए समीपस्थ समीप दूरस्थ जो सिद्धांत है वो क्या दर्शाता है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो सिद्धांत होता है इसके अनुसार होता क्या है, इसका अर्थ यही होता है कि जो बच्चे का विकास होता है उसके केंद्र से बाहर की तरफ होता है। जैसे कि यह सिद्धांत इस चीज को सिद्ध करता है ना कि जो शारीरिक विकास होता है वह शरीर के केंद्र, जैसे रीढ़ की हड्डी हो गई, आपकी छाती हो गई, यहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है, तो आपके भुजाओं तक जाता है, हाथ की उंगलियों और भुजाओं तक जाता है। तो यह बच्चे का जो ये विकास होता है ना, जो याद रखेंगे समीपस्थ समीप दूरस्थ का जो सिद्धांत होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत बोलते हैं। तो यह सिद्धांत यही दर्शाता है कि जो बच्चे का विकास होता है वह केंद्र से बाहर की तरफ होता है, मतलब परिधि की ओर होता है। याद रखेंगे विकास के केंद्र से परिधि की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें हमको कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये चीजें ध्यान देनी है कि विकास का क्रम किस तरह चलता है। मैं आपको बता दिया केंद्र से बाहर की तरफ होता है, मैंने आपको बता दिया सर से पैर की तरफ होता है, मैंने बता दिया कि विशिष्ट, ये जो ऑप्शन नंबर एक आप लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। ऐसा नहीं कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यही कह रहा है कि विकास का जो मस्तकाधुमुखी, याद रखेंगे मस्तकाधुमुखी जो सिद्धांत है वह बताता है कि बालक का विकास होता है। कैसा बालक का विकास होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो आपको सेफ्लोकार्डल का सिद्धांत है ये बताता है कि बच्चे का जो विकास होता है सर्वप्रथम सर से स्टार्ट होता है और पैर की तरफ होता है। इसी को हेड टू टॉय बोलते हैं। बात को याद रखेंगे, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं हेड टू आपका टॉय। इस बात को याद रखिएगा। यही सिद्धांत आपको बताता है कि जो बच्चे का विकास होता है उसके सर से अर्थात उसके गर्दन पर, सबसे पहले वह गर्दन पर अपना नियंत्रण काबू करता है, फिर इसके बाद वह धड़ और अंत में अपने पैरों पर संतुलन बना पाता है। तो बच्चे का विकास कहां से होगा, तो सिर से पैर की तरफ होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये मस्तकाधुमुखी सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले मस्तिष्क और उसके बाद जो शरीर के अन्य पार्ट हैं वहां पे बच्चा अपना विकास संभव कर पाता है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। बहुत कम समय में सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। आज की वीडियो में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और 50 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे एक ही निवेदन होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी और यहाँ से हम बिल्कुल एक मस्त तरीका से सीखेंगे जो आपका सीटेट में एक अच्छा से अच्छा अंक स्कोर कराएगा। चलिए, यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक
बच्चे के सीखने को प्रभावित करता है। तो याद रखेंगे जो कौन सा इसमें आपको फैक्टर दिखेगा जो बच्चे के सीखने को प्रभावित करेगा वही आपको बताना होगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों की अभिरुचि। जो विद्यार्थियों की अभिरुचि होता है, अभिरुचि का मतलब इंटरेस्ट होता है। अगर हम किसी भी खेल में या किसी चीज को पढ़ने में या किसी कार्य को करने में मेरे अंदर अभिरुचि ही नहीं है, मेरे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये बच्चे के अधिगम में सहायक होता है। जब बच्चा किसी कार्य को करने के लिए इंटरेस्ट लेगा तो बच्चा सीखेगा, उस कार्य को करेगा। बात तो सही है। विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, याद रखेंगे जो बच्चों का विकासात्मक स्तर होता है ये भी बच्चे के अधिगम में मदद करता है। आगे देखेंगे सीखने सिखाने की जो पद्धतियां होती है, जो पेडागोजी की पद्धतियां होती है, कैसे बच्चों को हम चीजें सिखाएं कि बच्चे सीख पाए, ये भी बच्चे के अधिगम में काफी सहायता प्रदान करती है। और यहाँ पे देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का मतलब होता है दोस्तों सोशल कल्चर। जो इन्वायरमेंट होता है, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट इसको बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है कि अगर बच्चे का जो सामाजिक सांस्कृतिक जो संदर्भ होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, ये भी बच्चे के सीखने या अधिगम में काफी महत्वपूर्ण अपना अदा करते हैं अपना रोल, ठीक ना। तो आपसे ऑप्शन हमको तो लग रहा है ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। अगर 4 भी सही है तो आपका यहाँ पे डी दे रहा है ना कि ऑप्शन नंबर तीनों आपके सही होंगे। इस बात को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे कहने से नहीं सही है, मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन के तरीका से बताया कि जो बच्चे का अधिगम होता है ना, ये तीनों पर डिपेंड करता है। तीनों करें, हाँ तीनों ये क्या करते हैं, चारों क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। जैसे उसकी अभिरुचि होगी तो बच्चा सीखेगा, उसका विकासात्मक स्तर भी उसके अधिगम में मदद करेगा, क्योंकि विकासात्मक स्तर को ही ध्यान देके हम उसके सिलेबस को तैयार करेंगे। सीखने सिखाने की पद्धतियां भी सहायता करेंगी। और सामाजिक सांस्कृतिक जो कल्चर होता है वो भी बच्चे के सीखने में या अधिगम में काफी महत्वपूर्ण अदा करता है अपना रोल को, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कर रहा है कि जीन पियाजे के, याद रखेगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा मूर्त तर्क करना प्रारंभ कर देता है। आपको पता है कि जीन पियाजे ने बच्चे के 4 संज्ञानात्मक जो स्तर है उनका उन्होंने वर्णन किया था, और चारों संज्ञानात्मक वर्णन को आपको देखना है। लेकिन यहाँ पे केवल ये प्रश्न बन रहा है ना कि जीन पियाजे ने कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताई थी जिसके अनुसार बच्चा जो होता है वो मूर्त मूर्त तर्क करता है। मूर्त तर्क का मतलब ये होता है दोस्तों कि बच्चा जब देखेगा तभी उसके बारे में कल्पना करेगा। और यह अवस्था कितनी है, जैसे कि अगर बच्चा कोई ठोस वस्तु को देख लेता है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने, अमूर्त नहीं मूर्त की बात कर रहा है यहाँ पे प्रश्न अगर दिखेगा तो मूर्त की बात कर रहा है। और जब मूर्त की बात कर रहा है तो बच्चा अगर मूर्त तर्क तब करता है कि जब अपने सामने कोई वस्तु को देखता है, कोई ठोस वस्तु को देखता है तो उसके बारे में तर्क करता है और उसके बारे में वो सोचने लगता है। तो यह जो जीन पियाजे की जो अवस्था है, यह अवस्था 7 से 11 बोली जाती है। और 7 से 11 की जो अवस्था होती है यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा कुछ इस वस्तु को अपने सामने देखकर तब उसके बारे में वह तरह तरह की कल्पनाएं करता है, ठीक है। और अमूर्त जो चीज होती है ना, वह बिल्कुल उससे 11 साल से ऊपर की जो अवस्था होती है वह अमूर्त अवस्था होती है। इसमें बच्चा को कोई चीज सामने देखना नहीं है, बच्चा उसी तरह कल्पना करने लगता है कि ये चीज होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये चीज होगा तो ऐसे हो जाएगा। राइट बात। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज की वीडियो का अब हम देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अगर 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ये प्रश्न आपका कर रहा है कि पियाजे के अनुसार, याद रखेंगे पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन और वैज्ञानिक तार्किकता का विकास किस अवस्था की मुख्य विशेषता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि पियाजे ने मूर्त की बात किया तो 7 से 11 और अमूर्त की बात किया तो दोस्तों 11 से ऊपर की अवस्था। और यहाँ पे क्या कहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ना, ये कह रहा है कि अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कोई वस्तु उसके सामने प्रत्यक्ष नहीं होती है दोस्तों, वह कल्पना करने लगता है कि एक चीजें कैसी होती है। अगर उसको गाड़ी के बारे में बताएंगे तो कल्पना करने लगेगा कि गाड़ी होती है, उसके 4 पहिए होते हैं, उसकी एक स्टेयरिंग होती है, उसमें ब्रेक होते हैं, बैठने के लिए सीट होती है, कल्पना करने लगता है। तो यह जीन पियाजे ने बताया कि अगर ऐसा कोई बच्चा है कि आप उसको कोई बात बताएंगे और बताने के बाद वो बच्चा पीछे की कल्पनाओं को करने लगेगा तो वह अमूर्त बच्चा कहलाएगा, अमूर्त चिंतन वाला बच्चा कहलाएगा। और वैज्ञानिक तार्किकता के रूप से वह कौन सी अवस्था में पाया जाएगा, तो 11 साल से ऊपर। और 11 साल से ऊपर की जो अवस्था है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये बात याद रखिएगा, 11 साल से ऊपर की अवस्थाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो बिल्कुल हम आसान तरीका से चीजों को कवर कर पाएंगे और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 यही कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, या कौन संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो लेव वाइगोत्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि जो सोशल बच्चे का जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो बच्चे का कल्चरल इन्वायरमेंट है, मतलब कि सांस्कृतिक जो परिवेश है और जो सामाजिक परिवेश होता है, बच्चे के अधिगम में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। मतलब उनका यही है कि बच्चा जो होता है समाज से चीजों को सीखता है। इन्होंने बहुत ज्यादा समाज को अपने मतलब कि जो भी उन्होंने बताया उसमें बताया कि समाज ऐसी चीजें होती है ना कि समाज से ही बच्चा सर्वप्रथम स्टार्ट करता है। उन्होंने समाज में अपने परिवार को भी रखा, माता पिता को भी रखा, सबको रखा और बताया कि बच्चा जो होता है वो समाज से सीखता है और किसी चीज से नहीं। उन्होंने डिपेंड किया कि बच्चा समाज से सीखता है, बच्चा अपने संस्कृति से सीखता है। ऑप्शन देखते हैं, केवल परिपक्वता, ये ऑप्शन सही होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया से होता है, कि केवल पुरस्कार और दंड से होता है, कि आनुवंशिक स्कीमा की होती है। याद रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, अगर कहीं यही नहीं दोस्तों, अगर कहीं लेव वाइगोत्स्की की बात करें और वहां लेव वाइगोत्स्की के बाद ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में आपको सांस्कृतिक आ जाए, आपको सामाजिक आ जाए, आपको समाज आ जाए, आपको संस्कृत आ जाए, तो याद रखेंगे वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यही कहता है दोस्तों, सोशल कल्चरल थ्योरी उनकी यही कहती है कि बच्चे अपने समाज, संस्कृति और वयस्कों के साथ जो बातचीत करते हैं, जिसको सोशल स्किल्स बोलते हैं, उसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिल रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया से ही बच्चा सीखता है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन आपका लेव वाइगोत्स्की साहब का है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कि पाड़ या ढांचा इसको क्या बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि बाहरी सहायता प्रदान करना। और पाड़ या ढांचा के बारे में सर्वप्रथम अगर किसी ने कल्पना की थी तो वह लेव वाइगोत्स्की साहब ने किया था। उनका कहना था कि अगर बच्चा कहीं पे कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसको बाहरी सपोर्ट दीजिए, सहायता दीजिए, यही होता है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कि पाड़ या ढांचा की अवधारणा किसके द्वारा, सिद्धांत किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो बिल्कुल लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की बताते हैं कि बच्चा अगर किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस करता है तो जो वह इसको पाड़ या ढांचा को क्या बोलते हैं? तो इसके फोल्डिंग बोलते हैं। इसके फोल्डिंग का अर्थ यही होता है कि बच्चे को किसी कठिन कार्य को पूरा करने के लिए जो शिक्षक होता है या जो वयस्क होते हैं, या जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनके द्वारा जो बाहरी अस्थायी सहायता दी जाती है ना, जिसको टेम्पररी सपोर्ट बोलते हैं, इसी को पाड़ या ढांचा या इसी को हम लोग इसके फोल्डिंग का नाम देते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एक चीज काफी महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके फोल्डिंग आपसे पूछता है या पाड़ या ढांचा पूछता है तो इसका मतलब यही होता है बाहरी सहायता प्रदान करना। जो बच्चे से ज्यादा लोग जाने हैं ना, जो ज्ञानी है ना, उसको अस्थायी सहायता प्रदान कर दे, यही होता है इसके फोल्डिंग, या यही होता है दोस्तों पाड़ या ढांचा। ये किसका कथन है? तो यह जो चीजें मिलती है वह लेव वाइगोत्स्की के संबंध में मिलती है हमको। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये बताना है। अगर आप मान लीजिए एक टीचर हैं, आप कक्षा में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो और यही कह रहा है कि आप अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करेंगे। बिहेव देखिएगा, आप जैसा बिहेव करना हो करना। अब यहाँ पे सीटेट का जो भाषा है ना, सीटेट की भाषा यही बोलती है कि बच्चों को आपको मारना नहीं है, पीटना नहीं है, डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है, बच्चों को अलग बैठाना नहीं है, बच्चों को जाति भेद नहीं कराना है, बच्चों को भाषाई भेद नहीं कराना है, बच्चे को भाषा के लिए डांटना मारना फटकारना नहीं, बच्चे को उसकी भाषा में पढ़ाना है। ये सब अगर चीज आपको याद रखेंगे तभी आपको सीटेट में अच्छा से अच्छा अंक स्कोर होगा। इसका मतलब यही होता है ना। देखिएगा, ये कह रहा है कि कैसा, अगर आप एक शिक्षिका हैं और अपने बच्चे के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, तो देखिए उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। ये जो शिक्षिका का अच्छा गुण नहीं है, उनको हम अनदेखा कर दें, ये बिल्कुल अच्छा गुण नहीं है। आगे देखते हैं, सभी बच्चों को एक ही गति से सीखने पर मजबूर करना चाहिए। बच्चे को हम मजबूर नहीं कर सकते दोस्तों, याद रखेंगे। बच्चा महान होता है, बच्चे को हम भगवान मानते हैं, बच्चा ही सब कुछ होता है, बच्चा ही सिलेबस होता है। बच्चे को ध्यान में रखकर हम सिलेबस तैयार करते हैं, सब कुछ करते हैं। बच्चे को हम मजबूर क्यों करेंगे? ये बिल्कुल गलत है। उन्हें एक बाधा के रूप में देखना चाहिए। हम बाधा क्यों देखें दोस्तों? याद रखेंगे, बाधा के रूप में हम नहीं देख सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर डी बच रहा, तो यही तो सही होगा। देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए
और बहुआयामी शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। याद रखेंगे, जो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए। मतलब कि एक कक्षा के अंदर पढ़ने वाला जो बच्चा होगा वह अलग अलग क्षेत्रों से आया होगा, अलग अलग चीजें सीख कर आया होगा, अलग अलग उनकी भाषाएं होगी, तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नता होगी, उसका हम क्या करेंगे दोस्तों, सम्मान करेंगे। और सम्मान करने के बाद और यहाँ पे कह रहा है कि उसकी बहुआयामी शिक्षण पद्धतियों का हम प्रयोग करके, मतलब कि सीखने सिखाने की बहुत सी पद्धतियां हैं, उनका हम प्रयोग करके देखेंगे कौन सी पद्धति लगाने पर बच्चा अच्छा से सीख रहा है, उसी पद्धति का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को अगर आप देखिएगा तो आपको 10 नंबर प्रश्न जैसा कि मुझे दिख रहा है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है दोस्तों, याद रखेंगे, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन जो होता है, बाल केंद्रित शिक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है यही आपको बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य अगर आप लोग बताएगा कि जो बाल विकास शिक्षा होती है इसका मुख्य उद्देश्य, बाल विकास शिक्षा को अगर इस प्रश्न को पढ़ाना है, आप देखिएगा कि आप लोग किस चीज का प्रयोग पेपर दे रहे हैं। आप लोग सी टेट का पेपर दे रहे हैं, सी टेट का पेपर देने के लिए 1 to 5 प्राइमरी का दे रहे होंगे, तो 6 to 8 अगर आप जूनियर का दे रहे होंगे, तो अब 1 to 5 की बात ही कर लें। अगर 1 से 5 कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है, काफी छोटा है, और बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यही होता है कि बच्चे को ध्यान में रख के उसके सिलेबस को तैयार किया जाए। मतलब बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा सबसे पहले वर्णमाला सीख रहा है, बच्चा उसके बाद काउंटिंग सीख रहा है, उसके बाद जोड़ घटाना की संक्रियाएं सीख रहा है, तो उसी के अनुसार, उसके एज के अनुसार ही उसका सिलेबस तैयार किया जाए, यही होती है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ ये होता है कि कोई भी टीचर बच्चे को ध्यान में रखकर ही उसका सिलेबस तैयार करे, और यही होता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन की तरफ आते हैं, केवल परीक्षाओं में अंक दिलाना, ये होगा दोस्तों कि केवल परीक्षाओं में बच्चों को अंक दिला सके इसीलिए आप लोग बाल केंद्रित शिक्षा देंगे, बिल्कुल नहीं। अंक दिलाना या अंक के आधार पर बच्चों को छांटना, ऐसा कुछ ऑप्शन आए ना तो बिल्कुल गलत चीजें होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षक की भूमिका को सर्वोपरि बनाना, शिक्षक की भूमिका को सर्वोपरि बना देंगे, बच्चा नहीं है, बच्चा महान होता है यार। बच्चे को भूमिका को आप महान बनाएंगे, बच्चे को ध्यान में रखकर आपने सिलेबस को तैयार किया है, टीचर महान नहीं होता है, बच्चा महान होता है। चलिए आगे देखते हैं, बालक की आवश्यकताओं की रुचियों और क्षमताओं को केंद्र में रखना, पाठ्य पुस्तक को रटना। मैंने आपको बार बार बताया कि रटना हो गया या मारना हो गया या पिटना हो गया या डांटना हो गया, ऐसा नहीं होता है। शिक्षक की भूमिकाओं को सर्वोपरि नहीं मानेंगे, केवल परीक्षा में बच्चों को अंक दिलाने के लिए आप बच्चों को तैयार नहीं करेंगे, उसका मतलब यही होगा कि बालक की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं को केंद्र में रखकर उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करें। मतलब बालक की रुचि क्या है, बालक की आवश्यकता क्या है, बालक कितना सीख सकता है, उसको हम ध्यान में रखकर उसके सिलेबस को हम लोग तैयार करेंगे दोस्तों। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन के माध्यम से बता रहा हूं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बच्चा होता है। इसमें पाठ्यक्रम और जो उसकी गतिविधियां होती है उसका निर्माण बच्चे के मानसिक स्तर, आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। और 11 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना कि लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का और जो अच्छी लड़की, मतलब गुड बॉय नाइस गर्ल, अभिन्यास किस स्तर पर आता है आपको बताना है दोस्तों। तो जो ये स्तर होता है ना, ये पारंपरिक स्तर होता है। मैंने एक बार नहीं, मैंने आपको बहुत बार बताया कि यह कोहलरबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत है, और यह बताता है कि याद रखेंगे विकास का जो दूसरा स्तर होता है ना उसको पारंपरिक स्तर बोलते हैं। और इस अवस्था में बच्चा दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए या अपनी प्रशंसा पाने के लिए वह क्या करता है, सामाजिक स्वीकृति हासिल करने के लिए नियमों का पालन करता है, और यह जो स्तर होता है इसको हम पारंपरिक स्तर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था या नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी प्रश्न बन जाता है। तो कोहलरबर्ग को याद रखिएगा, लॉरेंस कोहलरबर्ग, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चा अपने आप को अच्छा, मतलब अच्छा दिखाने के लिए या सामाजिक वो चीज पाने के लिए कि सब लोग मुझे बोले कि मैं बिल्कुल अच्छा हूं, तो ये सब चीजें बच्चा करता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आज की वीडियो का 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात बताऊंगा दोस्तों कि अगर आप लोग अब तक अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पर नए हैं
तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों सब्सक्राइब करिए ना करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर अब तक आप बने हैं। और बिल्कुल सीखने सिखाने के इस क्रम में आप लोग बिल्कुल अंत तक साथ दीजिएगा और बिल्कुल आज की वीडियो में आपको अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और सीखने को चीजें मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे कहा है दोस्तों कि जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है, याद रखेंगे जो समावेशी शिक्षा होती है इसका मूल सिद्धांत क्या होता है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है आपको बता दें। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है दोस्तों ना कि समावेशी शिक्षा का विचार ही होता है कि समान और विशेष आवश्यकताओं वाले सभी बच्चों को एक कक्षा में एक छत के नीचे, चाहे उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं भिन्न भिन्न हो, उनके भाषाएं अलग अलग हो, उनकी जातियां अलग अलग हो, उनके मजहब अलग अलग हो, वे काले गोरे हों, वो मायने नहीं रखता है दोस्तों। हमको केवल ये देखना है समावेशी शिक्षा अगर हम दे रहे हैं तो एक छत के नीचे समान शिक्षा सभी बच्चों को देंगे। पढ़ने में कमजोर है तभी भी, पढ़ने में तेज है तभी भी, उसकी भाषा कुछ अलग है तभी भी, उसका व्यक्तिगत भिन्नताएं कुछ अलग हो तभी भी, समावेशी शिक्षा यही करती है कि सबको समान शिक्षा प्रदान किया जाए। केवल विशेष बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाना केवल शब्द तो अपन निगेटिव ही होता है, बिल्कुल केवल आप विशेष बच्चों को पढ़ाएंगे एक विशेष स्कूल में, ऐसा नहीं होगा। समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, हमको लग रहा है इससे बढ़िया ऑप्शन कोई होगा नहीं। और हम देख लेते हैं केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना नहीं दोस्तों, मंद बुद्धि बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना, ऐसा नहीं दोस्तों। समावेशी शिक्षा यही कहता है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना, एक छत के नीचे एक कक्षा में सभी बच्चों को पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को याद रखेंगे कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक छत के नीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराना, यही होती है समावेशी शिक्षा के लक्ष्य। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है दोस्तों, याद रखेंगे जिसको जेडपीडी के नाम से जानते हैं, जो ये आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है, किस चीज को दर्शाता है ये आपको बताना होगा दोस्तों। तो याद रखेंगे जो जेडपीडी की जो ये आपका सिद्धांत है कि जिसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसको शॉर्टकट में जेडपीडी बोलते हैं। और यहाँ पे दिया दोस्तों क्या दर्शाता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो जेडपीडी का सिद्धांत है इसको किसने दिया था, तो इसको लेव वाइगोत्स्की साहब ने इसको सिद्ध किया था। कौन दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूं कि इसको वाइगोत्स्की साहब ने सिद्ध किया था। ये बात याद रखेंगे, जो लेव वाइगोत्स्की साहब थे वह जेडपीडी के सिद्धांत को दिए थे और उनका कहना था कि वाइगोत्स्की के अनुसार अगर आप लोग देखेंगे तो जो जेडपीडी का दायरा होता है ना, जहां बच्चा स्वयं बिना किसी मदद के कोई कार्य को कर रहा हो। और याद रखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि बच्चे को आपने दे दिया कि 4+3 कितना होता है और बच्चे को ही दे दिया कि 4×3 कितना होता है। अगर बच्चा ने 4+3 बराबर 7 जोड़ लिया और यहाँ पे बच्चा 4×3 बराबर 12 नहीं जोड़ पाता है, याद रखेंगे, तो बच्चा को अगर आपने कोई बाहरी सहायता आपने दे दिया और बता दिया कि चार चार जो है वो 3 बार जोड़ दीजिए, 4 धन 4 कर दीजिए, तो बच्चा 12 अगर कर ले रहा है तो यही होता है इसके जो आपका जेडपीडी होता है। वाइगोत्स्की साहब ने बताया था कि बच्चा जो स्वयं अपनी चीजें कर लेता है और कुछ चीजें बाहरी सहायता के साथ करता है, तो जो चीजें बच्चा बाहरी सहायता के साथ करता है और जो चीजें बच्चा स्वयं करता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, उसके बीच का जो अंतर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। ठीक है, जेडपीडी का मतलब ये होता है कि जहां बच्चा स्वयं बिना किसी मदद के कार्य को करता हो और जहां बच्चा किसी जानकार की मदद से पहुंच सकता हो, यही होता है आपका जेडपीडी। और जो आप देखेंगे जो बच्चा अकेले कर सकता है इसको कहते हैं, कि जो बच्चा कभी नहीं कर सकता है इसको कहते हैं, कि जो बच्चा किसी वयस्क या सक्षम साथी की सहायता से कर सकता है और जो अकेले कर सकता है, उनके बीच का अंतर होता है, केवल परीक्षा का परिणाम होता है। आप लोग अब बताइएगा, मैंने बता दिया कि जेडपीडी का मतलब यही होता है कि बच्चा जो चीजें अपनी स्वयं कर ले और जो चीजें किसी बाहरी लोगों के मदद से करे, कोई अनुभवी व्यक्ति के मदद से करे, तो जो अपने कर रहा है, जो उनके साथ मिलकर कर रहा है, उनके सहायता के साथ कर रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो उनके बीच का अंतर है, उसी को जेडपीडी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बिल्कुल सभी प्रश्न को अंत तक आप साथ दीजिएगा और बिल्कुल अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को आपके सामने लाने में काफी समय लगता है, टाइपिंग वगैरह की तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और चलिए यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत
जो आपका किसने प्रतिपादित किया था, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे हार्वर्ड गार्डनर ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो 1983 में उन्होंने बुद्धि के कई भागों में कई स्तर को उन्होंने बताया था। हार्वर्ड गार्डनर कौन दोस्तों? तो हार्वर्ड गार्डनर ने कब दोस्तों? तो 1983 में उन्होंने बताया कि बुद्धि के कई स्तर होते हैं। जैसे कि आप लोग बुद्धि के भाषाई ही की बात कर ले दोस्तों, तो भाषाई के तौर पर देखेंगे तो तार्किक गणितीय होती है, संगीतात्मक होती है, उसके स्थानिक होती है। इस प्रकार उन्होंने पूरे, याद रखेंगे हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के पूरे 8 भागों का वर्णन किया था। कितने भागों का दोस्तों? 8। उन्होंने बताया कि बुद्धि के 8 भाग होते हैं या 8 इनके अलग अलग चरण होते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया था भाषाई बुद्धि अलग होती है, तार्किक बुद्धि अलग होती है, गणितीय बुद्धि अलग होती है, संगीतात्मक बुद्धि अलग होती है, जो स्थानिक बुद्धि होती है वो अलग होती है। आप लोग पढ़े होंगे हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धिता का सिद्धांत दिया था, ये बात को याद रखेंगे। और हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धिता सिद्धांत के अनुसार कुल 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया था। कितने प्रकार की दोस्तों? 8 प्रकार की। इस बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर लीजिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों 15 नंबर प्रश्न की। 15 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा या विषय सिखाने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। और प्राथमिक स्तर की जब बात कर रहा है तो प्राथमिक का मतलब होता है कक्षा 1 से कक्षा 5। इस चीज को अपने माइंड में बैठा लीजिए, बैठा लीजिए। अगर इस चीज को बैठा लिए आप लोग, तो अगर आपसे कहे कि जो प्राथमिक विद्यालय होता है जिसमें 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित होती है, अगर आप उसको उसका अगर आपको टीचर बना दिया जाए तो आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? ये कहा है दोस्तों, प्राथमिक बच्चों को भाषा या विषय कैसे आप लोग सिखाएंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसे आपको प्रश्न मिले, ऑप्शन आप बिल्कुल ना पढ़िए। आपको यही पढ़ना है ना कि बच्चे को जो भी भाषा सिखाइए, बच्चे का जो भी विषय तैयार करिए, बच्चे का जो भी सिलेबस आप लोग तय करिए, वह बाल केंद्रित भाषा होनी चाहिए, बाल केंद्रित उसको शिक्षा दी जानी चाहिए और बाल केंद्रित उसकी विषय होनी चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। अब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन आपका कह रहा है कि मातृभाषा, याद रखेंगे उसको आप मदर लैंग्वेज का प्रयोग कराएंगे, केवल अंग्रेजी भाषा में बच्चों को सिखाएंगे, कठिन शब्दावली का आप लोग प्रयोग करेंगे, केवल लिखित परीक्षा आप लोग दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं केवल शब्द तो होता नहीं है, याद रखेंगे। और जो प्राथमिक कक्षाओं में अगर पढ़ रहा कोई बच्चा है, अगर उसको उसकी परिवेश की भाषा दें, उसके परिवार की भाषा दें, उसकी समाज की भाषा दें, उसकी माता की भाषा दें, तो बच्चा वहां पे सबसे बेस्ट सीखेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको चीजें मिलेगी। 16 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि जो आपका डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार के अधिगम अशक्तता से संबंधित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो आपका डिसलेक्सिया होता है, 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि जो आपका डिसलेक्सिया होता है या मुख्य रूप से किस प्रकार की अधिगम अशक्तता से संबंधित है। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया जो होता है ना दोस्तों, इससे जो ग्रसित कोई व्यक्ति होता है या कोई बालक होता है, या पठन विकार है, याद रखेंगे, या रीडिंग डिसेबिलिटी है या पठन विकार इसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें बच्चा जो होता है शब्दों या अक्षरों को पहचानने में क्या करता है दोस्तों, कठिनाई होती है उसके अंदर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सा को वाज बोलेगा, याद रखेंगे वह सा अगर आप लोग लिख दिए हैं तो उसको वह वाज पड़ेगा, यह कठिनाई होती है डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया क्या है दोस्तों, तो ये आपका पठन विकार है, रीडिंग डिसेबिलिटी है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन देखते हैं, लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया होता है, ये नहीं होगा। पढ़ने और वाचन से संबंधित ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गणितीय गणना से संबंधित नहीं, गणितीय गणना से संबंधित डिस्कूलिया होता है, डिस्कैलकुलिया या डिस्कूलिया इसको बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो डिसलेक्सिया किससे होगा, पढ़ने वाचन से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मैंने बता दिया कि सा को वाज पड़ेगा या वाज को सा पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस, या इसको ये बोलिए चाहे इसको ये बोलिए, आगे पीछे हो सकते हैं, राइट बात। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज की वीडियो का 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। और आपको मैंने बता भी दिया कि जो 17 नंबर प्रश्न है कि उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं, कि डिस्ग्राफिया से जो ग्रसित बच्चा होता है वह उसे मुख्य रूप से किस चीज की परेशानी होती है, यही आपको बताना है दोस्तों। कि जो आपका डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चे को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है, ये आपको बताना है।
तो सुनने में कठिनाई होती है कि देखने में कठिनाई होती है कि हस्तलेखन या लिखने में होती है कि या चलने में होती है। मैंने बता दिया कि डिस्ग्राफिया जो होता है, याद रखेंगे, पहले मैंने बताया कि डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया पठन विकार है, याद रखेंगे, वो रीडिंग डिसेबिलिटी है। लेकिन जो डिस्ग्राफिया होता है ना, वह राइटिंग डिसेबिलिटी है। इसको हस्तलेख या लिखने में बच्चे के अंदर ग्राफ का मतलब होता है लिखने से, ठीक ना। तो याद रखेंगे, जो डिस्ग्राफिया होता है वह हस्तलेखन या लिखने से संबंधित एक कठिनाई होती है, इस बात को याद रखेंगे। डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार होता है, राइटिंग डिसेबिलिटी इसको बोलते हैं। इससे प्रभावित जो बच्चा होता है वह लिखावट अस्पष्ट होती है उसकी, और उन्हें अपने विचारों को कागज पर उकेरने में परेशानी होती है, अपने विचारों को कागज में लिखने पर या कोई लेटर में लिखने पर उसे परेशानी होती है, इस बात को याद रखेंगे। इसी को बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चल सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 18 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे कि गणितीय अवधारणाओं को समझने में असमर्थता या गणना संबंधित विकार को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, गणितीय गणना आपका डिसकैलकुलिया होता है। डिसकैलकुलिया जो होता है दोस्तों, यह गणितीय अधिगम असमर्थता होती है, जिसको जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मैथमेटिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं, जिसमें बच्चे के अंक गणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ी, घटाव, गुणा और संख्याओं की समझ में समस्या आती है, इस बात को याद रखेंगे। तो डिसकैलकुलिया कहाँ गया दोस्तों? याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला क्रम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शैक्षणिक ढांचा, जो इसका स्ट्रक्चर क्या है, एकेडमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है कि जो उसका एकेडमिक स्ट्रक्चर है वह कैसा है, ये आपको बताना दोस्तों। तो अगर आप लोग एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि जो बच्चे का अब पढ़ाई का ढांचा होगा वह 5+3+3+4 में होगा, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 5334, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि बच्चा अब इस क्रम में पढ़ेगा, मतलब कि 5 साल का बच्चा जो होगा ना, वह फाउंडेशनल स्टेज में होगा, याद रखेंगे, 5 साल का बच्चा। और उसी 3 साल का बच्चा पुनः हम जाएंगे तो वह प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा, 3 साल का बच्चा। और उससे आगे जाएंगे दोस्तों तो वह मिडिल स्टेज में आएगा, फिर 3 साल का बच्चा। और इसके बाद जो 4 साल का बच्चा जाएंगे दोस्तों तो उसको हम सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे, ये बात को याद रखेंगे। तो 5334 के मॉडल में बच्चे को तैयार किया जाए, ठीक है। यह जो होती है एनपी, पहले क्या था दोस्तों? पुरानी जो ढांचा थी 10+2 की थी, जो याद रखेंगे, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उसको बदल दिया गया, उस शैक्षणिक ढांचा को हटा के, और नया ढांचा एनपी 2020 लागू की गई। और पहले क्या था? 10+2 पर आधारित था, 10+2 पर, लेकिन इसको हटा दिया गया। कब दोस्तों? 2020 में, जो एनपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू होती है। इसमें वो होता है कि 5+3+3+4 के मॉडल में अब पढ़ाइयां होगी बच्चों को, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे आपका 20 नंबर प्रश्न के बारे में। 20 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है? 20 नंबर प्रश्न यही आपका कर रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों का आकलन मुख्य रूप से किस प्रकार होना चाहिए, ये आपको बताना है दोस्तों। 20 नंबर कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसका आकलन आप किस प्रकार करेंगे? केवल वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा द्वारा करेंगे। आपको बता दूं कि बच्चे का आकलन करना निगेटिव बात नहीं है, बच्चे का आकलन करना पॉजिटिव बात है। मतलब कि बच्चे का आकलन अगर आप कर रहे हो दोस्तों, तो आप पता लगा रहे हो कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है। बच्चा को गलती कर रहा है तो गलती को आप पकड़ेंगे, और गलती को पकड़ के पुनः उस गलती को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो गलती ही सीखने की सबसे पहली प्रक्रिया होती है, या गलती ही सीखने की सबसे पहला चरण होता है, स्टेप होता है। तो यहाँ पे एक कह रहा है कि बाल केंद्रीय शिक्षा में बच्चों का आकलन मुख्य रूप से किस प्रकार होना चाहिए? केवल वर्ष के अंत में, केवल शब्द जब आए प्रश्न को पढ़िएगा, और केवल आप वर्ष के अंत में बच्चे का आकलन करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, हर समय हम कर सकते हैं, क्योंकि आकलन बच्चे के सीखने में मदद पहुंचाती है। आगे देखते हैं, सतत एवं व्यापक, याद रखेंगे, सतत एवं व्यापक तरीके से उसका आकलन करेंगे। केवल वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू टाइप प्रश्न द्वारा उसका करेंगे। बच्चों की आपस में तुलना करेंगे, तुलना हम नहीं कर सकते, केवल आ गया ये भी नहीं होगा। आपको बता दें, बच्चे का आकलन सतत और व्यापक करेंगे, इस बात को याद रखेंगे।
आकलन का उद्देश्य ही होता है कि बच्चों को पास या फेल करना नहीं दोस्तों, बल्कि उनके सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। इस बात को याद रखेंगे और इसलिए यह दैनिक गतिविधियों के दौरान सतत और रचनात्मक तरीके से होना चाहिए। इस बात को याद रखेंगे। सतत का और रचनात्मक का मतलब ये है दोस्तों कि फॉर्मेटिव तरीका से होना चाहिए बच्चे का आकलन, और फॉर्मेटिव तरीका से अगर बच्चे का आकलन आप लोग कर रहे हैं तो बच्चे को सीखने में मदद मिलेगा। मतलब दैनिक का मतलब होता है रोज। रोज दैनिक का मतलब क्या होता है? रोज। अगर आज बच्चा को आपने सिखाया कि 4+2 बराबर 6 होता है और बच्चा बता रहा है कि 4+2 बराबर 7 होता है, अगर इस आकलन को मैंने आज ही करके, आज ही बच्चे का इस भ्रम को दूर करके बता दो दोस्तों कि बच्चों ये होता है, तो बच्चा आज ही सीख गया। अब इसके लिए हम इंतजार नहीं करेंगे कि वर्ष के अंत में बच्चे को बताएंगे या वर्ष के अंत में बच्चे का आकलन करेंगे। आकलन का मतलब यह है कि जो बच्चे को मैं आज चीजें सिखा रहा हूँ उसके बारे में 2-4 क्वेश्चन पूछूं, बच्चा अगर बता ले रहा है तो हम समझ जाएंगे बच्चा हमारी चीजों को कैच कर रहा है, पकड़ रहा है, सीख रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, 21 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कह रहा है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, याद रखेंगे 21 नंबर प्रश्न ये है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत मतलब ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ये बात को याद रखेंगे। इनका मतलब यही था कि बच्चा बार बार करेगा चीजों को तो बार बार करने से चीजें बच्चा सीख जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। इनका यही अर्थ था और इनका पूरा नाम था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने इस बात को बताया था। याद रखेंगे इसको बुल का सिद्धांत भी कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन आपके थॉर्नडाइक साहब ने किया था। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 22 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आप लोग सुने होंगे कि घंटी की आवाज सुन के इसके बाद जो कुत्ता होता है उसका लार टपकने लगता है और वो भोजन के लिए आ जाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएगा कि रूसी रूसी जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, याद रखेंगे इनको शरीर शास्त्री के नाम से भी जानते हैं। तो रूसी आपके शरीर शास्त्री है जिनका नाम है दोस्तों पावलाव। याद रखेंगे इवन पावलाव, इनके द्वारा दिया गया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 23 नंबर की बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि जो आपका यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसका संबंध किससे है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किससे है दोस्तों? तो बीएफ स्किनर से है। किससे है दोस्तों? बीएफ स्किनर से है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनके अनुसार यही कहते थे, बीएफ स्किनर का कहना था कि ऑपरेट कंडीशनिंग का सिद्धांत इन्होंने दिया था। उन्होंने बताया था कि व्यवहार उसके परिणामों पर आधारित होता है। जैसे कि बच्चे का व्यवहार होता है ना, जो उसका परिणाम आता है उस पर आधारित होता है। या बीएफ स्किनर साहब ने कहा था। बीएफ स्किनर साहब का एक सिद्धांत है दोस्तों कि बच्चा एक दूसरे से क्या करता है? नकल करके सीखता है। इन्होंने बताया था कि बच्चा नकल करके सीखता है और बच्चा का जो भी व्यवहार होता है उसके परिणाम पर आधारित होता है। ये बीएफ स्किनर साहब ने बताया था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अंतःदृष्टि का सिद्धांत, याद रखेंगे 24 नंबर प्रश्न ये है कि अंतःदृष्टि का सिद्धांत का प्रयोग चिंपैंजी पर किसने किया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपका चिंपैंजी है, उस चिंपैंजी का नाम क्या था ये भी बता दूं। उसका नाम सुल्तान था। याद रखेंगे। यहाँ कहाँ गए भैया? ये चिंपैंजी, चिंपैंजी का नाम यहाँ भी लिखा है, सुल्तान था। और इस चिंपैंजी पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखेंगे कोहलर साहब ने किया था। कोहलर साहब के बारे में कहता है कि याद रखेंगे गेस्टाल्टवादी ये मनोवैज्ञानिक थे, और गेस्टाल्टवादी ये मनोवैज्ञानिक इन्होंने चिंपैंजी पे अपना अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का इन्होंने प्रयोग किया था। उनका कहना था कि सीखना केवल रटने या प्रयास त्रुटि से नहीं बल्कि अचानक आई गई सूझबूझ से होती है। इस बात को याद रखेंगे। उन्होंने रटना को बहुत ज्यादा उन्होंने नेगेटिव बात बताया था, और उन्होंने बताया बच्चा रट रट के नहीं सीखता है, बच्चा चीजें कर करके सीखता है, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि से सीखता है। इस बात को उन्होंने बताया था। कौन दोस्तों? कोहलर ने। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 25 नंबर की हम बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 25 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि जो आपका आनुवंशिकता, जिसको हेरिडिटी बोलते हैं दोस्तों, कि आपका आनुवंशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है, ये बात आप लोग बताइएगा। तो आपका दिया है गत्यात्मक,
आपका स्थिर, आपका प्राथमिक, आपका द्वितीयक। याद रखेंगे, न सेकेंडरी न प्राइमरी, याद रखेंगे न गत्यात्मक होता है। आपको बता दें जो अनुवंशिकता होती है, अनुवंशिकता का वंशानुक्रम जन्मजात होता है और यह जीवन भर स्थिर रहती है दोस्तों। वह क्या होती है, जीवन भर स्थिर रहती है, इसे बदला नहीं जा सकता है। जबकि जो वातावरण होता है ना, वह गत्यात्मक होता है। इस बात को याद रखेंगे, वातावरण को आप बदल सकते हो। हाँ, मैंने आपको बताया था कि वातावरण को आप बदल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे की अनुवंशिकता होती है, बच्चे की जो हेरिडिटी होती है, वह स्थिर होती है, आप उसको बदल नहीं सकते। यह जन्मजात होती है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है जीन के माध्यम से। इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो बच्चे की अनुवंशिकता होती है प्यारे, वह स्थिर होती है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है दोस्तों, परिवर्तित होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम 26 नंबर की बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 26 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि जो आपका समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो समाजीकरण की जो प्राथमिक एजेंसी, समाजीकरण का मतलब ये होता है दोस्तों सोशलाइजेशन। और जो सोशलाइजेशन मतलब कि आपको एक महान मनोवैज्ञानिक के बारे में मैंने बताया कि जिनका नाम है लेव वाइगोत्स्की। और लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है, बच्चा अपनी संस्कृति से सीखता है। तो उनका यही कहना था कि जो ये देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन है, प्राइमरी एजेंसी आप सोशलाइजेशन कौन है दोस्तों। तो मतलब जहां बच्चा डायरेक्ट चीजों को सीखता है, वह जो होती है, सीखने की दो स्टेज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टेज का जो एग्जाम्पल होगा आपको बता दें, वह होती है प्राइमरी स्टेज, जहां पे बच्चा बिना कोई दबाव में, बिना कोई जबरदस्ती या बिना कोई समय निकाले या बिना कोई प्रभाव के वो सीख सकता है, बिल्कुल बात करते करते सीख गया। वह प्राइमरी की पहली स्टेज होगी, याद रखेंगे। वह सीखने की, समाजीकरण की पहली स्टेज होगी। और दूसरी स्टेज वो होती है जहां बच्चा को नियम के तहत चीजें सिखाई जाती है, बच्चों को जबरदस्ती सिखाया जाता है या बच्चों को बैठा कर सिखाया जाता है या बच्चे पर दबाव बना के सिखाया जाता है, वो चीजें होती है। जैसे कि देखिएगा, प्राइमरी स्टेज में सबसे पहला स्थान परिवार का आता है, परिवार में भी सबसे पहला स्थान माता का आता है। इसमें देखिएगा कि प्राइमरी स्टेज कौन सी है, विद्यालय है, विद्यालय सेकेंडरी स्टेज है, यहाँ पे बच्चा जाता है सीखने के लिए। याद रखें, मीडिया, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी जो सीखने सिखाने की सेकेंडरी स्टेज है समाजीकरण की। यहाँ देखेंगे धार्मिक संस्थान, ये भी सेकेंडरी स्टेज है। लेकिन आपका जो परिवार है दोस्तों, ये फैमिली है, या जो सोशलाइजेशन की पहली स्टेज है, प्राथमिक स्टेज है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। मतलब बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है, भाषा, संस्कार और सामाजिक मूल्य वहीं से सीखता है। इसलिए परिवार समाजीकरण का क्या होगा दोस्तों, प्राइमरी एजेंसी होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चल जाते हैं, 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समाजीकरण के द्वितीयक एजेंसी, सेकेंडरी एजेंसी आप सोशलाइजेशन के अंतर्गत कौन आता है, ये आपको बताना है। अब आप लोगों ने बताया कि प्राइमरी एजेंसी जो होता है, बच्चा यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीका से सीख जाता है। और वही मैंने बताया था कि जो जो यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि दोस्तों धार्मिक संस्थान सेकेंडरी एजेंसी है, मीडिया सेकेंडरी एजेंसी है, विद्यालय सेकेंडरी एजेंसी है। जहां पे बच्चा को बिल्कुल एक नियम के तहत सीखना पड़े, बच्चा को जाना पड़े, बच्चा को सीखने के लिए अपने आप को लगाना पड़े, वहां वो जो अवस्था होती है वो सेकेंडरी स्टेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, परिवार और पास पड़ोस, ये तो प्राइमरी के एग्जाम्पल है। विद्यालय और मीडिया, ये तो आपके सेकेंडरी स्टेज है। माता पिता और रिश्तेदार या प्राथमिक आपके समाजीकरण है। और केवल परिवार, याद रखेंगे, केवल परिवार तो चाहे जो भी कुछ कहिए, केवल परिवार सामाजिक प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था के अंतर्गत आएगा। विद्यालय और जो मीडिया होती है वह समाजीकरण की द्वितीय स्टेज होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परिवार से बाहर निकलने के बाद बच्चा विद्यालय, सहपाठियों और मीडिया के संपर्क में आता है और उसके समाजीकरण और द्वितीय स्टेज होती है, वहां से बच्चा सीख पाता है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 28 नंबर प्रश्न की। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है, ये आपको बताना है। सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कि सृजनात्मकता में बालक जो होता है ना, वो एक्टिव होता है। तो सृजनात्मकता के पहचान का मुख्य लक्षण क्या होता है, ये आपको बताना है। कम समझ या अवबोधन नहीं दोस्तों, सृजनात्मकता का मतलब होता है बच्चा एक्टिव होता है, बच्चा चीजों को सीख रहा होता है, बच्चा अपने आप को चीजों को सीखने में लगा रहा होता है, ये होता है सृजनात्मकता चिंतन। याद रखेंगे, औपचारिक चिंतन ये होगा कि अभिसारी चिंतन होगा कि अति सक्रियता ये होगा। याद रखेंगे। तो आपको मैं बता दूं, जहां पे बच्चा अति सक्रियता होगा ना, मतलब सक्रिय होगा लेकिन अति सक्रिय होगा ना, ये नहीं होगा।
ये बात याद रखेंगे। अति सक्रिय अगर बच्चा है तो ये निगेटिव बातें कर रहा है। अब देखिएगा कम समझ, ये भी निगेटिव बात कर रहा है। अब देखिएगा अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिएगा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, आप सीख जाएंगे। अगर मैं कह दूं कि आप लोग 4+3 लिख बताइए कितना होगा, तो 7 होगा। आप बता देंगे। मैं कह दूंगा कि आप लोग एक मेला पर निबंध लिख दीजिए। याद रखेंगे, मैं अभी कहूंगा दोस्तों कि आप लोग मेला पर निबंध लिख दीजिए, तब और 4+3 दूंगा तब। आप किस चीज को करने में सबसे ज्यादा अपना दिमाग लगाएंगे, आप ही बता दीजिए। सब पता है कि 4+3 = 7 होगा। अगर जो बच्चा सही सही लगाएगा, अगर 30 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, तो एक 30 बच्चा जो ये 30 बच्चा होंगे, 30 बच्चा सही बताएंगे। अगर सही बताएंगे तो सबका आंसर 7 ही होगा। लेकिन उसी 30 बच्चों को मेला पर निबंध लिखने के लिए मैं दे दूं, तो ये 30 बच्चा सही लिखेंगे निबंध, मान लीजिए सही लिखेंगे, लेकिन 30 का जो लिखने का तरीका होगा ना, वो अलग अलग होगा, सबका एक नहीं होगा। उनके शब्द में डिफरेंस होंगे, शब्द में अंतर होंगे, शब्द में बदलाव होंगे, शब्दों में चेंजअप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें चेंजअप नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने सही राइट आंसर दिया है, सही आंसर दिया है, तो सब लोग 7 ही देंगे। इस बात को याद रखेंगे। और यही चीज मैं कह रहा हूं कि जो सृजनात्मकता वाला बालक होता है, उसका जो माइंड होता है ना, वह आपका अपसारी चिंतन का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक डाउट और क्लियर कर दूं कि अपसारी चिंतन जो होता है वो खुला होता है, और जो अभिसारी चिंतन होता है वह बंद होता है। अपसारी चिंतन में बच्चा तरह तरह की चीजों को सीखता है, तरह तरह की उसकी कल्पनाएं होती है, तरह तरह की उसकी सोच विकसित होती है। लेकिन अभिसारी चिंतन में ऐसे कुछ नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा और आगे बढ़ चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे आप लोग कै नंबर प्रश्न की, तो याद रखेंगे 30 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न की। 29 नंबर प्रश्न आपका यही कह रहा है कि एक शिक्षिका, याद रखेंगे, एक शिक्षिका अपनी कक्षाओं में आंतरिक प्रेरणा को कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है दोस्तों इंटरनल मोटिवेशन। याद रखेंगे, जो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है वह अस्थायी होता है। इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा और एक प्रकार की अभिप्रेरणा होती है दोस्तों प्रेरणा, ऐसे लिखते हैं। आगे देखते हैं, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है ना, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। दोनों को देख लेते हैं। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है यह अस्थायी होती है, किसके अपेक्षा दोस्तों, बाह्य अभिप्रेरणा की। और बाह्य अभिप्रेरणा जो होती है ये अस्थायी होती है। या कोई बच्चे को आप लोग वीर रस की कहानी सुना दिए, बच्चे को कोई सॉन्ग गीत सुना दिए, या मोटिवेशनल उसको स्पीच सुना दिए, तो बच्चे के अंदर कुछ समय के लिए प्रेरणा आएगा, मोटिवेशन आएगा, मैं कल से पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब इतने घंटे पढ़ूंगा, ये चीजें उसके अंदर जब आ जाती है ना, तो उसको हम लोग बाह्य प्रेरणा बोलते हैं। और आंतरिक प्रेरणा अस्थायी होती है। इसमें बच्चा के अंदर ये होता है कि मैं पढ़ लूंगा तो मैं टीचर बन जाऊंगा, मैं मास्टर बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। उसके अंदर वो बनने के लिए, कुछ अपने जीवन को बदलने के लिए अगर चीजों को कर रहा हो, तो उसकी आंतरिक प्रेरणा होगी। लेकिन वह बिल्कुल कुछ समय के लिए उसको कहानी के माध्यम से उसके अंदर एक प्रकार की उत्तेजना हम ला दें, तो यह बाह्य प्रेरणा होती है। जैसे आप लोगों से एक प्रश्न कहा है कि एक शिक्षिका अपने कक्षा में आंतरिक प्रेरणा को कैसे प्रोत्साहित करेगी। इस बात को देखिएगा, ऑप्शन देखिए, बच्चों को नगद पुरस्कार पुरस्कार देना बच्चे के लिए ये गलत है। बच्चे को पुरस्कार देके उसको पढ़ाए, या बच्चा पुरस्कार के लिए केवल पढ़े, ये बात सीटेट नहीं मानता है दोस्तों। बच्चों में प्रतिस्पर्धा तुलना करवाकर आप लोग बच्चों में तुलना नहीं कर सकते। बच्चों को मारपीट, डांट फटकार, वर्गीकृत करना, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। दंड या भय दिखाकर ऐसा नहीं कर सकते। जब ऐसा नहीं कर सकते तो बच्चों की प्रक्रिया में आनंद व स्वायत्तता को बढ़ावा देकर आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा को बच्चों को आप बताएंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब बच्चा पुरस्कार या अंक पाने के डर या लालच से, या बिना स्वयं की इच्छा के आत्म संतोष और सीखने आनंद का पता करे, मतलब सीखने के लिए आनंद की प्राप्ति करे, तब वहां पे होता है दोस्तों, क्या होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। मैं आपको केवल एक ही बात बता दूं कि आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब यही होता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा से बच्चा, ये अस्थायी होती है, बच्चा सीखने में काफी मदद उसको मिलती है। और बाह्य अभिप्रेरणा तुच्छ समय के लिए होती है, याद रखेंगे, क्षणिक होती है, ऐसे बोल लेंगे। चलिए 30 नंबर की हम बात करते हैं। 30 नंबर प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप 30 नंबर प्रश्न आपको मिलेगा कि जो आरटीई, जो आपका
आरटीई अधिनियम जो 2009 है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस बात की पुष्टि करता है, वह बताता है कि 1 से 5 में पढ़ने वाला जो बच्चा है ना, वह एक टीचर पे कितने बच्चे होने चाहिए, 30 बच्चे होने चाहिए। यही जूनियर की बात करता है कि 6 to 8 में पढ़ने वाला जो बच्चा होगा, एक टीचर पे कितने, तो आपके 35 बच्चे होने चाहिए। दोनों को देखिए, प्रश्न आपके सामने है कि जो प्राथमिक, याद रखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्राथमिक स्तर पर पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, एक संबंधित 30 के अनुपात होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की तरफ, और 31 नंबर प्रश्न वही बात बोल दिया कि आपका आरटीई अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए, यही आपको बताना है। तो अगर आप लोग 6 to 8 पर छात्र शिक्षक अनुपात की बात करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया एक संबंध है, मतलब कि 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, यही इसका अनुपात है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों 32 नंबर प्रश्न की। 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे, कितने कितने कार्य घंटे तक तय किए गए हैं, मतलब कि वह कितने घंटा तय कार्य करेगा एक सप्ताह में। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, वह 2-3 चीजें बहुत अच्छा स्पेशली बताता है कि जो प्राथमिक के बच्चे होंगे वह 30 बच्चों पे एक टीचर लगेगा, जो जूनियर के बच्चे होंगे 35 बच्चों पर एक टीचर लगेगा, और यही बताता है कि एक सप्ताह में जो टीचर होंगे उनको 45 घंटे शिक्षण कार्य करने होंगे। ये बात को याद रखेंगे, न्यूनतम 45 घंटे शिक्षण एवं तैयारी घंटे को निर्धारित किया गया है। इस बात को याद रखेंगे, वो जो जिनको हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कि वर्किंग आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन टाइम जो टीचरों के लिए की गई है, वो कितनी की गई है दोस्तों, तो वह हमें 45 घंटे की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 33 नंबर प्रश्न एक कह रहा है कि बुद्धि लब्धि, जिसको आईक्यू के नाम से हम लोग जानते हैं, कि अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ये बात आपको बताना है दोस्तों। तो जो बुद्धि लब्धि की अवधारणा है वो किसके द्वारा सबसे पहले लाई गई थी, तो विलियम स्टर्न के द्वारा। कब दोस्तों, 1912 में दी गई थी इंटेलिजेंस इक्वाइटेंट बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा। कब दोस्तों, 1912 में। जर्मन वैज्ञानिक है विलियम स्टर्न, याद रखेंगे 1912 में इनके द्वारा दी गई थी। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो याद रखेंगे ये जर्मन से बिलोंग करते हैं। इस भी बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिए, इन्हीं का संप्रत्यय सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि के बारे में दिया गया था। चलिए अब इसी से रिलेटिव एक प्रश्न और देख लेते हैं। एक प्रश्न यह है कि मानसिक आयु, याद रखेंगे जिसको मेंटल एज बोलते हैं, कि अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको बताना है। याद रखेंगे अल्फ्रेड बीने और साइमन दोनों के द्वारा मिलकर ये मानसिक आयु का ये जो सूत्र है वह दिया गया था। इस बात को याद रखेंगे, अल्फ्रेड बीने और याद रखेंगे तथा साइमन के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे अल्फ्रेड बीने और उनके सहयोगी जो थे दोस्तों साइमन ने 1908 में मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। कब दोस्तों, 1908 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, 35 नंबर की बात करते हैं। इसी से रिलेटिव एक प्रश्न और देख लीजिए। 35 नंबर एक प्रश्न कर रहा है कि बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या होता है, इस बात को याद रखेंगे, और किसने दिया था ये भी बात याद रखेंगे। तो बुद्धि लब्धि मापने का जो सूत्र होता है वह लुईस टर्मन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, तो याद रखेंगे लुईस टर्मन ने दिया था। और आपको बता दूं इसका सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे बुद्धि लब्धि को आईक्यू से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है मानसिक आयु, याद रखेंगे मानसिक आयु बटा के दोस्तों आपका वास्तविक आयु और गुणा के दोस्तों 100, यही होता है, याद रखेंगे। और इस सूत्र का प्रतिपादन आपका लुईस टर्मन के द्वारा किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। अब मानसिक आयु बराबर होता है मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु बटा गुणा के 100। इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग, मैं भी भूल जाता था। जैसे आप लोग वर्णमाला देखते हैं ना, क से अज्ञा तक देखते हैं ना दोस्तों, तो क से अज्ञा तक में म पहले आता है और वह बाद में आता है।
तो म पहले आता है तो म ऊपर होगा, म को पहले लिखेंगे तो मानसिक आय ऊपर होती है, और वह बाद में आता है तो वह को नीचे लिखेंगे, वास्तविक आय इधर होती है, और गुणा 100 तो आपको याद ही रहेगा। मतलब कि यही भ्रम आ जाता है कि मानसिक आय ऊपर होगा कि वास्तविक आय ऊपर होगा। नहीं दोस्तों, मानसिक आय ऊपर होगा और वास्तविक आय नीचे होगी। अल्फाबेट से हम लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये लुईस टर्मन द्वारा 1916 में दिया गया था, इस बात को याद रखेंगे। 1916 में मानसिक आय, ये बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है आईक्यू का, इसको प्रतिपादित किया गया था। चलिए, यहाँ पे दिया है 36 नंबर की बात करेंगे कि जो आपका बुद्धि का द्विव कारक सिद्धांत है वह किसने दिया था, ये बात बताना है दोस्तों। तो जो उसका बुद्धि का द्विव कारक सिद्धांत है, एक था सामान्य मानसिक योग्यता और एक था विशिष्ट मानसिक योग्यता। इसको किसने दिया था, तो याद रखेंगे चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दोस्तों, चार्ल्स स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पहला क्या है, सामान्य मानसिक योग्यता, और दूसरा है दोस्तों विशिष्ट मानसिक योग्यता, और बुद्धि का ये द्विव कारक सिद्धांत है, इसको दिए थे कौन दोस्तों, चार्ल्स स्पीयरमैन। ये बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों 37 नंबर प्रश्न की। 37 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 37 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है कि अवधारणा के मुख्य समर्थक कौन थे। तो प्रगतिशील शिक्षा अवधारणा के जो मुख्य समर्थक की बात करेंगे तो जॉन डीवी। जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है, ऐसे याद रखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा का अगर आपको जनक पूछे, याद रखेंगे जनक पूछे, तो आप लोग बताइएगा कि जॉन डीवी है प्रगतिशील शिक्षा के जनक। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा तेजी से खत्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो रही है। 38 नंबर की बात करते हैं। 38 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि सामाजिक संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत, याद रखेंगे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, सामाजिक संज्ञानात्मक सीखने का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा किया गया था, तो बंडूरा ने। याद रखेंगे, बंडूरा ने बताया था कि मनुष्य दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके या उसका अनुकरण करके सीखता है। याद रखेंगे, यही है सामाजिक संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई थी। और इनका कहना था कि जो व्यक्ति होता है वह जो समाज के लोग होते हैं उनका चीजों को अवलोकन करता है और अवलोकन या अनुकरण करके चीजों को सीखता है। याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं 39 नंबर की बात करते हैं। अब देखिए, बंडूरा से प्रश्न आ ही गया। 39 नंबर की बात है दोस्तों, बंडूरा के अनुसार बच्चे अवलोकन द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहा जाता है, ये बात आप लोग बताएंगे। बंडूरा के अनुसार बच्चे अवलोकन के द्वारा या अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मॉडलिंग प्रेक्षण अधिगम बोलते हैं। याद रखेंगे, मॉडलिंग प्रेक्षण अधिगम। अनुबंधन नहीं बोलते, रटना नहीं बोलते, स्वतः स्फूर्त अधिगम क्यों बोलेंगे, हम दूसरे से सीख रहे हैं चीजें, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडलिंग या प्रेक्षण अधिगम। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न की। किशोरा अवस्था को तनाव, तूफान, दबाव और संघर्ष, अपराध की अवस्था किसने कहा है। अपराध भी आप लोग याद रखेंगे। तो याद रखेंगे किशोरावस्था को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिए। किशोरावस्था जो होती है 12 साल से 18 साल की अवस्थाएं होती है, और इसमें इस साल इतने एज के जो बच्चे होते हैं ना, उनको किशोर बोलते हैं, और जो बच्चियां होती हैं उनको किशोरी बोलते हैं। और इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, अपराध की अवस्था, कुछ बनने की अवस्था, नायक की अवस्था, नायिका की अवस्था। अलग अलग नामों से इसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पे कहा है कि किशोरावस्था को तनाव, तूफान और इसके बाद दबाव और संघर्ष की अवस्था किसने कहा था, तो याद रखेंगे स्टेनले हॉल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी दोस्तों, तो 1904 में लिखी थी। और उन्होंने उसी पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया था कि इस एज के जो बच्चे होते हैं उनमें तनाव, तूफान, दबाव और संघर्ष देखने को मिलता है। तो इसलिए ये स्टेनले हॉल का कथन है, और 1904 में इनकी एक पुस्तक थी और उसमें उन इस चीजों का उन्होंने वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की। 41 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बात आप लोगों को बताना है दोस्तों कि विकास के जो संबंध में कौन सा बात सत्य है। आगे देखते हैं, विकास केवल बाल्यात्मक तक होता है, मतलब बाल अवस्था तक होता है, केवल बात आ गया दोस्तों। विकास तो जीवन भर होता है, जब बच्चा जन्म लेता है या बच्चा माँ के पेट में पलना स्टार्ट हो जाए तब भी से शारीरिक विकास स्टार्ट हो जाता है। और कब तक, जब तक बच्चा की मौत न हो जाए, बच्चा डेथ को, मृत्यु को न प्राप्त कर ले, तब तक बच्चा कुछ न कुछ चीजें सीखता है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई। आगे देखते हैं, विकास सिर से पैर और केंद्र से बाहर की ओर होता है।
ये बात सही है। अभी तो मैंने बताया हूं ना कि विकास जो होता है वो सिरोमुखी होता है, सिर से पैर की तरफ होता है और केंद्र से परिधि की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। बात तो सही करा, लेकिन विकास एक रेखी होता है, ऐसा नहीं दोस्तों, लाइनर नहीं होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है दोस्तों, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। अलग अलग भिन्नताओं वाला, अलग अलग भाषाओं वाला बच्चा अलग अलग तरीके से विकास करता है। एक छत के नीचे बैठने वाला हर बच्चा अपने अपने तरीके से चीजों को सीखता है। तो इसका सही होगा, विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकास सिर से पैर की तरफ होगा और विकास केंद्र से बाहर की तरफ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब हम 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 42 नंबर प्रश्न की अगर आप लोग बात करेंगे तो सीखने के नियम याद रखेंगे, लॉ ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दिए गए थे, इस बात को आपको बताना होगा, याद रखेंगे। तो सीखने के नियम की बात करें तो सीखने के नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। एडवर्ड थॉर्नडाइक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने के नियम को दिया था। और आपको बता दें इन्होंने कितने नियम को दिया था? तो इन्होंने 3 प्राथमिक और 5 दोस्तों गौड़ नियम प्रतिपादित किए थे। किन्होंने? तो थॉर्नडाइक ने, याद रखेंगे। थॉर्नडाइक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सीखने के नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसमें इन्होंने 3 प्राथमिक, याद रखेंगे 3 प्राथमिक नियम को, और याद रखेंगे 5 कितने, 5 गौड़ नियम का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ये बात आप लोग याद रखें। अगला देखते हैं, यहाँ पे है दोस्तों 43 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है, ये आपको बताना है। तो थॉर्नडाइक साहब के मुख्य नियम कौन नहीं है? तत्परता का नियम बिल्कुल है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। लेकिन कौन नहीं है? बहुप्रतिक्रिया का नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 44 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 44 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न ये कह रहा है कि समावेशी कक्षा में दृष्टिकोण बाधितों, याद रखेंगे, विद्यार्थियों के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो जो दृष्टि बाधित होते हैं, समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि सबको समान अवसर मिले, सभी जात मजहब वेशभूषा का कोई भी बच्चा हो, एक छत के नीचे एक क्लास में पढ़े। इस बात को याद रखेंगे, यही होती है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी कक्षा में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए क्या आप लोग उपाय करेंगे? याद रखेंगे दृष्टि बाधित, दृष्टि का मतलब है देखने में उसके अंदर अक्षमता है। तो दृष्टि बाधित मतलब देख कर वो तो पढ़ नहीं सकता, तो पढ़ कैसे सकता है? सुन के पढ़ सकता है। यही हम करेंगे, उन्हें पढ़ने से छूट दे देनी चाहिए, ऐसा आप करेंगे। केवल बोर्ड पर उसको लिखकर पढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे। कि उन्हें कक्षा से अलग बिठाना चाहिए, नहीं दोस्तों, उसे हम श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, उसको ऐसी हम संसाधन का प्रयोग करके उसको पढ़ाएंगे जिससे आवाज निकले, जिससे बच्चा सुन सुन के चीजों को सीख पाए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों 45 नंबर की बात करते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अधिगम अक्षमता, याद रखेंगे, से ग्रसित बच्चों का मुख्य लक्षण क्या होता है, ये आपको बताना होगा। तो जो आपके अधिगम अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, मतलब उनके पढ़ने की जो डिसेबिलिटी होती है बिल्कुल होती है, उसके अंदर मतलब पढ़ने की क्षमता ही नहीं होती है। तो अधिगम अक्षमता मतलब सीखने में जिनको परेशानी हो, वह बच्चे कैसे होते हैं? पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। एक स्थान पर लंबे समय तक ध्यान न केंद्रित कर पाना और अति सक्रियता, याद रखेंगे। जो आप लोगों को पता भी है कि जो हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे, जो अधिक समय तक एक जगह पे नहीं रह पाते, अपने ध्यान को एकाग्र नहीं रख पाते, कुशाग्र बुद्धिता की उनके अंदर कमी होती है, तो वे बच्चे जो होते हैं ना, वो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धीमी गति से बोलने से इससे मतलब नहीं है, सुनने में पूरी तरह असमर्थ होना इससे मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो आपका ADHD होता है, इससे पीड़ित जो बच्चे होते हैं एक जगह शांत होकर नहीं बैठ पाते हैं और बहुत जल्दी उनका ध्यान भी भटक जाता है। और जो अत्यधिक चंचल होते हैं, अति सक्रिय होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं बालक, वह जो होते हैं ADHD बालक बोले जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम 46 नंबर की बात करते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो आपका स्कीमा है, शब्द का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में किसने किया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो स्कीमा के बारे में सर्वप्रथम कल्पना या इसके बारे में शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन पियाजे साहब के द्वारा किया गया था। पियाजे के अनुसार स्कीमा
जो होती है ना, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान की वह संगठित संरचना होती है, या ज्ञान की वह भंडार होता है ना, जिसमें सूचनाओं को वर्गीकृत करने में मदद करती है। याद रखेंगे, यही स्कीमा होती है, वह सूचनाओं को वर्गीकृत करने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। इसके बारे में सर्वप्रथम परिकल्पना आपके जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब हम 47 नंबर की बात करते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को बिना परिवर्तन किए जोड़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। याद रखेंगे, जब बच्चा को जो भी चीज पुरानी जानकारी होती है, जो नई जानकारी होती है, उसके साथ उसमें कोई भी बदलाव न करे और उसको जोड़ ले तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग आत्मसतीकरण बोलते हैं। ये बात को याद रखेंगे, ये बात को ध्यान रखेंगे। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं आत्मसातीकरण। याद रखेंगे कि समायोजन बोलेंगे, कि संतुलन बोलेंगे, कि संरक्षण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि जब, याद रखेंगे, जब कोई बच्चा होता है ना, जब बच्चा मौजूदा स्कीमा में बिना बदलाव किए नए ज्ञान का समावेश कर लेता है तो उसको असिमिलेशन बोलते हैं। ये बात को याद रखेंगे, आत्मसातीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर की हम बात करते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कि जब बच्चा पुरानी योजना में संशोधन करके नई नई स्थिति के साथ तालमेल बिठाता है तो पियाजे के अनुसार इसे क्या कहते हैं। जो आत्मसतीकरण था उसमें कोई बदलाव नहीं था। और याद रखेंगे, जब बच्चा को आप कोई चीज सिखा रहे हो और वह अपने दिमाग लगाकर उस चीजों को सीख रहा हो, मतलब उसको बदलाव करके अपने अंदर ले रहा हो, ग्रहण कर रहा हो, तो उसको हम लोग समायोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग समायोजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एकोमोडेशन। याद रखेंगे, एकोमोडेशन, इसको समायोजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर को देखते हैं। किस अवस्था में बालक में वस्तु अस्थायित्व, याद रखेंगे, का गुण विकसित होने लगता है। ये बात को याद रखेंगे, जो आपका वस्तु अस्थायित्व का गुण जो होता है ना, बालक की जो संवेदी गामक अवस्था होती है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। लगभग ये आपका 8 से 18 महीने तक की होती है। इसमें जो बच्चा होता है ना, ये वस्तु को, जो चीजों को देखता है उसमें अस्थायित्व को बना रहता है। याद रखेंगे, उसमें अस्थायित्व को वह आंकता है, अस्थायित्व को वो देखता है। तो ये संवेदी गामक अवस्था होती है और यह अवस्था जन्म से लेकर 2 साल तक बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग कवर करिएगा। चलिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न हम देखते हैं, 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 50 नंबर प्रश्न यही कह रहा है दोस्तों, कि सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन होता है, इसका, जिसको सीसीई बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। 50 नंबर को देखेंगे, जैसा आप लोग मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, कि जो आपका सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों में ग्रेड और अंक बांटना होता है, केवल वर्ष के अंत में परीक्षा लेना होता है। केवल वर्ष के अंत में परीक्षा लेना, ये तो होगा नहीं। बच्चों में अंक या ग्रेड के आधार पर आप वर्गीकरण करेंगे, ये तो होगा नहीं। याद रखेंगे, केवल, यहां भी केवल है, कमजोर बच्चों को उनकी पहचान करके उन्हें दंडित करना, ऐसा होगा नहीं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के समग्र विकास का सतत आकलन करना होता है। सतत व्यापक मूल्यांकन का अर्थ ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आज की वीडियो में हमने पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया और 50 प्रश्नों को बिल्कुल हमने एक अच्छे तरीके से कवर किया। ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न वैसे ही करके मैंने स्किप कर दिया हो, सभी प्रश्न को आपके सामने एक्सप्लेन के माध्यम से समझा। तो दोस्तों आज की वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दीजिए आज की वीडियो से विदा, देखते रहिए एकेडमी।